देख लो कहाँ तक पढ़ लिए हम लोग। सुन लो तक का पढ़ लिया, देख लो एक बार मोटे मोटे तरीके से ब्रीफ कर रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ लिया, उसके बाद भी सुनो जैसे कितना तुम्हारे याद है जो आज भी दिमाग में पड़ा हुआ तुम्हारा। मेरा मानना पता क्या, किसी भी चीज का सिर्फ आउटपुट जरूरी हो। अगर तुम आउटपुट नहीं निकाल लोगे, हेलो मोहतरमा इधर देख लो, बंद कर दो सर, वो नहीं सुनने वाला कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होगा, किसी काम के भी नहीं है। ऐसा समझ लो, मैं जो पूछने वाला वो 24 घंटे दिमाग पर पड़ा होना चाहिए, 24 घंटे। ठीक, हम लोग कहाँ कहाँ तक पढ़ लिया, क्या क्या मैंने तुम्हें समझाया। ठीक, सबसे पहले मैंने क्या समझाया तुम, सबसे पहले समझाया इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं और इकोनॉमी का क्या मतलब जाना, तुम अच्छी तरह जाना। उत्पादन और जहां वितरण पर ध्यान दिया जाना, आज में उससे संबंधित जो संसाधन पर ध्यान दिया जा, इन सबको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स तो कहते हैं। तो अर्थशास्त्र एक प्रकार का सामाजिक विज्ञान। अच्छी तरह तुमने परिभाषा देखी, इकोनॉमी देखी, और इकोनॉमी के लिए जो आर्थिक प्रणाली हो ना, इकोनॉमिक सिस्टम हो, वो किस किस तरह रिलेटेड हो, और जो इकोनॉमी हो ना वो कितने प्रकार की हो। 3 प्रकार की इकोनॉमी देखी तुमने, किस तरह भारत के अंदर कौन कौन सी इकोनॉमी प्रवेश करी, वो हमने पिछले वाली वीडियो में देख भी लिया। आया समझ में। और फिर हमने ये भी देखा कि भाई जो हमारे पास बंद इकोनॉमी हो, एक तो ओपन इकोनॉमी हो, एक तो बंद होगी बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, एक हो मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ऐसे क्या कारण थे कि हम मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनानी पड़ी। और 1991 में हमारी स्थिति क्या थी, तुम अच्छी तरह रूबरू हो पहले थी। क्योंकि मैं तुम्हें ना इन सब चीजों को इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ा चुका, बहुत बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, वहां भी मैंने अच्छी तरह डिस्कस करा। तो मैंने कहा था तुम ना सिलेबस के 60% पार्ट कर चुके, तुम्हारी फर्स्ट आ चुकी। यानी अब तुम कोई भी टॉपिक पढ़ोगे इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसे तुम कर नहीं सकते, आगे की तुम्हारी मेहनत होगी। ये एक ऐसा सब्जेक्ट होगा, बाकी तुम जितने भी सब्जेक्ट हैं सब कुछ ना तुम खुद पढ़ सकते हो उसके बाद। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद इतना तक इसका वेटेज है, और इसमें 50% की छूट हो, 50% की क्यों छूट हो, 50% +1 की छूट हो उसमें। अब छूट क्यों हो उसमें, ये समझ लो, वो इसीलिए छूट हो, सुन लो ध्यान लगेगा, पता कैसे छूट हो इसमें। अगर हम किसी चीज का कारण बताना, सुन लो ध्यान लगेगा, अगर मैं किसी चीज का कारण बता, कारण तो कारण बताना तो उसके बाद मुझे पता लग जाएगा, क्योंकि कारण ही क्या है, उदाहरण हो जाए। यानी छोटी सी बात हर जगह फिट बैठेगी। ऐसा मतलब छोटी सी बात तुम हर जगह फिट दिखाई देगी, कारण ही क्या है, बात। इसमें क्या, मैं डायलॉग बहुत मारूंगा बीच बीच में, लेकिन तुम्हें ऐसा लगेगा डायलॉग, ऐसा लगेगा कहीं मैं अलंकार का ज्यादा ही महत्वपूर्ण तरीके से प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन वो वास्तव में अलंकार का प्रयोग नहीं है, ऐसा समझ लो। लेकिन वो हकीकत है। ऐसा लगेगा तुम बहुत छोटी सी बात बोल रही, अच्छी भी लगेगी तुम, लेकिन तुम अगर फिट कर देखोगे तो बहुत अच्छा महसूस होगा। ऐसा समझ, क्या यहाँ तक पढ़ लिया हमने। उसके बाद हमने क्या जाना, उसके बाद हमने जाना प्रोडक्शन किसे कहते हैं, उत्पादन। और उत्पादन के लिए कौन कौन से जो कारक में जिम्मेदार है, आज समझ लो। जैसे हमने देखा भूमि के लिए हमें क्या क्या चाहिए, उसके बाद जो श्रमिक चाहिए, उसके बाद अगर ये मतलब किस तरह जीडीपी भी जाना, जीडीपी वास्तव में कहते कैसे जीडीपी। हालांकि हमने अभी जीडीपी पढ़ा नहीं, जीडीपी एक अलग सेपरेटेड टॉपिक है, अभी पढ़ा नहीं, लेकिन जीडीपी की झलक जरूर ले ली कि जीडीपी वास्तव में कहते कैसे। और मैं सुन भी लूंगा तुम सभी, कैमरे के सामने बुलाऊंगा, चाटा मारूंगा खींच कर, अगर नहीं बताया गया। समझ में आया बात ये, ठीक बात समझ में आई ना, क्या कहने को उसके जीडीपी समझ गए। उत्पादन हो एक क्या हो, आय, एक हो गए। तो उत्पादन, आय और व्यय ना एक ही सिक्के की 3 पहलू है। उत्पादन, आय और व्यय एक ही सिक्के क्या है, ये तो पढ़ा ना। मैंने कहा किसी देश के अंदर अगर उत्पादन ना 100 रुपए था और अगले साल 110 हुआ, आया समझ में, अगले साल 110 हुआ, इसका मतलब ग्रोथ रेट पहला कितनी ग्रोथ रेट हुई, 10%। ये भी हमने देखा। ग्रोथ रेट जरूरी हो, हाँ जरूरी हो। ग्रोथ रेट ना जो हमारे आर्थिक उद्देश्य उन्हें पूरे करने के लिए बहुत जरूरी हो। और हमारे आर्थिक उद्देश्य क्या क्या हो, गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, बस दूसरा मुझे बता दो हिंदी मीडियम वाले हो। आज समझ में, तुम्हारे पास इतने सारे ऑप्शन आ जाए ना, तुरंत एक छोटा सा सारा चाहिए तो क्या, तो तुम्हारा दिमाग काम ही नहीं करता। और जब एक शब्द बताएंगे तो 20 शब्द बताएंगे, तो रहने दो, हो जाओ। आया समझ में, कोई दिक्कत। तो आर्थिक उद्देश्य, लेकिन ग्रोथ ना जरूरी हो लेकिन पर्याप्त नहीं है। आया समझ में, क्या हमारे यहाँ उत्पादन की समस्या नहीं, उत्पादन की तो कभी समस्या रही नहीं, उत्पादन तो भरपूर मात्रा में हुआ। हमारे यहाँ ना असमानता भी है ना, अच्छे हमारे यहाँ क्षेत्रीय असमानता, और क्षेत्रीय असमानता ना इस तरह भयानक तरीके से फैल चुकी देश के अंदर, जो ना केवल 7 राज्य जिनके अंदर उत्पादन हो रहा है, केवल 7 राज्य जिनके अंदर औद्योगिकरण हुआ, जिसका अब तक पूरे देश के अंदर सभी राज्यों का औद्योगिकरण होना चाहिए था। बिहार के अंदर उसका आज तक नहीं औद्योगिकरण हुआ। औद्योगिकरण ना होने के कारण ना वहां से माइग्रेट की समस्या वो बढ़ चढ़ को बढ़ आ रही। कहीं कुछ नहीं मिला देश के अंदर, बिहारी तो हर जगह काम करते मिल जाएंगे। ये कहाँ से आया, बिहार की लेबर काम कर रही है, कहाँ लेबर काम करी, बिहार की लेबर। क्या बिहार की लेबर इतना काम करती है, क्या तुमने बिहार को इतना, बिहार आज भी इतना मजबूत है तुम अंदाजे नहीं लगा सकते। बिहार है ना उस किसी जमाने में वह भगवान गौतम बुद्ध की धरती थी, वह आया समझ। और वहां किसी जमाने में जब उत्पादन हुआ करता था, भरमार मात्रा में उत्पादन हुआ करता था।
आज क्यों नहीं हुआ, उत्पादन क्यों नहीं हुआ, उसके लिए जिम्मेदार कई सारे कारक जिम्मेदार है कि वहां उत्पादन क्यों नहीं हुआ। बहुत सारे कारक है जो जिम्मेदार है कि उत्पादन ना होने के। इसमें से एक अहम कारण भ्रष्टाचार, जिसकी जड़ें बहुत गहरी। भारत के जो लोग है ना, उनके डीएनए में भ्रष्टाचार है। हकीकत तो ये है, भारत के लोग भ्रष्ट नहीं है, भारत के लोगों के डीएनए में भ्रष्टाचार है। वो कैसे पैदा हुआ नहीं बच्चा, पक्की बात, उसका बाप गवर्नमेंट जॉब है ना, बच्चा पैदा नहीं हुआ, लड़का पैदा हुआ, आराम से गवर्नमेंट जॉब लगवा दूंगा क्योंकि मैं इसका बाप हूँ और सरकारी नौकरी। तो डीएनए में भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा समझ। यानी बात छोटी लेकिन बहुत बड़ी। सोच तो पैदा होते बच्चे का आंकड़ा लगा लोगे कहाँ कहाँ इसका नौकरी का एग्जाम क्लियर करवाना, क्या क्या करना। इतना भ्रष्ट है भारत के लोग, बताओ। लेकिन जब मैं पढ़ता हूँ ना, मैं बाहर की इकोनॉमी पढ़ता हूँ तो मुझे पता लग गया कि वहां ना पश्चिमी देश जितने भी है, अमेरिका तक के जितने पश्चिमी वेस्टर्न कंट्री, वहां भ्रष्ट। जब वहां लिखते हैं ना कि यहाँ आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक विकास क्यों नहीं हो पा रहा, आर्थिक ग्रोथ रेट क्यों नहीं बढ़ रहा, यहाँ विकास क्यों ना, विकास के क्षेत्र में कौन कौन से कारक जिम्मेदार है, उनके यहाँ तो जानकारी नहीं होगी। उनके यहाँ भ्रष्टाचार नाम का शब्द ही नहीं है, समझ सकते हो। उन्होंने कभी शामिल ही नहीं करा। क्या वहां भ्रष्टाचार नहीं होता? भ्रष्टाचार वहां भी होता, लेकिन वो कभी अपने फ्रंट को कभी दिखाना नहीं चाहते। भ्रष्टाचार वहां भी है। अगर तुम दिखने लगे ना कि इंग्लैंड के अंदर आर्थिक विकास ना होने के कारण क्या है, पहली बात तो इंग्लैंड में सदा औद्योगिकरण हुआ, आर्थिक विकास। तो इस तरह के वहां सब जन्म ही लेते कि वहां भी भ्रष्टाचार है। तुम्हें जानकारी नहीं होगी, जो डेनमार्क हुआ, नीदरलैंड हुआ, जितने ऊपर के देश है, यूरोपियन के ऊपर के देश है, इंग्लैंड से ऊपर के आसपास के देश, सारे के सारे भ्रष्टाचार की ना, जो भ्रष्टाचार सूचकांक हर साल जो भ्रष्टाचार सूचकांक होगा ना, भ्रष्टाचार सूचकांक की लिस्ट में वे 0 पॉइंट मिलता है, 0। उनके यहाँ 0% का भ्रष्टाचार है। तो ऐसा हो भी क्यों ना, सोच सकते हो क्या हमारे यहाँ कभी ऐसा होगा? हाँ, कहा जाता है किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर ना इस तरह के दिन जरूर आती है, ऐसे समझ लो। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इससे पहले हमारे यहाँ अच्छे दिन आने वाले हो, उससे पहले हम कहीं गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाए। तो गरीबी का दुष्चक्र एक खतरनाक दुष्चक्र है। मैंने पहले कहा था मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, तुम्हारे साथ बातचीत करूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम उस आने से पहले कहीं एक गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाए। जब एक इंसान कभी गरीबी के दुष्चक्र में फंस जा तो वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो। इंसान की बात वो तो मेरे कोई देश अगर गरीबी के दुष्चक्र में फंस जा, जिम्बाब्वे और वेनेजुएला हाल ही में इसके लेटेस्ट उदाहरण है। ऐसा समझो, वहां की गलत सरकार की गलत पॉलिसी के कारण, छोटी सी पॉलिसी के कारण वहां की सरकार ने उसे गरीबी के दुष्चक्र में फंसा दिया, जिसे हम विस्कस पॉवर्टी ऑफ साइकिल कहते हैं। गरीबी का दुष्चक्र एक बार भी अगर कोई देश उसको फंस जाना तो निकलना बहुत मुश्किल हो। अब सवाल ये, क्या हमारा देश गरीबी के दुष्चक्र में फंसा हुआ? वो तो हम सब पढ़ने के बाद पता करेंगे कि क्या हमारा देश वास्तव में गरीबी के दुष्चक्र में फंसा हुआ था। जबरदस्त समझने वाले आया, समझ लो। तो उदाहरण बहुत मेरे पास मौजूद है, लेकिन सिस्टमेटिकल तरीके से पढ़ना, कुछ टेक्निकल टर्म डेली बताए जाएंगे। तो हमने अब तक बात कर ली थी, ये बताया गया था कि भाई हमारे देश के अंदर 8 रुपए का उत्पादन हुआ। आया समझ लो, 8 रुपए जैसे उत्पादन हुआ, हमारे यहाँ 8 रुपए का उत्पादन हुआ, 8 रुपए का प्रोडक्शन हुआ हमारे यहाँ से। तो पढ़ लिया था ना, 8 रुपए का प्रोडक्शन होने के बाद ना, जैसे तो मैंने कहा कि इसका ना इसमें 2 तरीके से बनता है। नंबर फर्स्ट बताया था मैंने, क्या कहा था, 5 रुपए तो हम क्या करें, 5 रुपए क्या कर दिए, खर्च कर दिए, एक्सपेंड कर दिए। एक्सपेंड मतलब खर्च कर दिया, एक्सपेंडिचर, ये बड़ा खर्चा। उसके बाद 3 रुपए हम ना बचत कर दी। बचत करने के लिए सेविंग करेंगे, सेविंग। और जब सेविंग करोगे, ये सेविंग कहीं करोगे भी, बैंक के पास। तो सब अब बैंक भी आएगा, देखो सिलेबस खुद ही निकल गया बैंक का काम क्या हो। बैंक का ये तो काम हो, ये देश का जो तुम्हारा हाल है ना, तुमने 8 रुपए का उत्पादन करा, इसका मतलब देश में 8 रुपए का उत्पादन हुआ। इसका मतलब देश के अंदर ना कितना पैसा इकट्ठा हुआ है साल के अंदर, इतने का उत्पादन हुआ। अब वो देश जो देश ने जो पैसा इकट्ठा करा है ना, वो कहाँ खर्च करने वाला? ये 5 रुपए तो उसका खर्चा होगा और ये 3 रुपए उसकी बचत होगी। और बचत कहाँ करने वाला? पहले लोग क्या करते थे जब बैंक नहीं थे, कोठी हो या अलमारी हो, उसको छुपा कर रखते थे पैसे, या अनाज में रखते थे। मुझे आज भी याद है, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी कोठी हुआ करती थी, मेरी नानी के पास भी हुआ करती थी। उसके अंदर वो पैसे धुने में से निकाल कर लेकर आया करती थी हमारे लिए, जब छोटे छोटे 5-5, 10-10 रुपए दिया करते थे। आज समझ में, उसे ना दूसरी भाषा में बैंक ही कहते थे। लेकिन वहाँ एक ही समस्या थी, बैंक को पैसा रखने पर वहाँ कभी उसकी ग्रोथ नहीं होती थी। और इन वाले बैंक में समस्या, इसमें बेनिफिट क्या है, इसमें तुम पैसा डाल दो, बड़ा भाई कभी घट नहीं सकता। यहाँ इंसान अपनी इच्छा से आगे बढ़ता। हेलो, यहाँ इंसान अपनी इच्छा से आगे बढ़ता। इसी बैंक की खूबसूरती हो। और बैंक का काम पता क्या हो, बैंकिंग एक बिजनेस हो। जो मैं शब्दावली बोल रहा हूँ ना, बड़े काम की, याद रखना, यूट्यूब पर जाकर दोबारा देखना पड़ेगा। बैंकिंग ना एक बिजनेस हो, और बिजनेस मतलब बिजनेस हमेशा सबसे पहले अपना प्रॉफिट देखता। उस दिन तुमको बताया था, जब उद्यमी वाला पढ़ाया था, मैंने कहा इसके लिए बेनिफिट फैला, अगर बेनिफिट नहीं है ना तो उसके तुम्हारे कुछ नहीं है। बैंकिंग एक बिजनेस है, इसका एक ही काम हो, एक ने बचत करी तो दूसरे के निवेश में कन्वर्ट कर देगा। जैसे तुमने बैंक में जाकर 3 रुपए जमा कर दिए, तो तुमने जमा कर दिए तो बैंक तो सरकार यहाँ गवर्नमेंट खड़ी हुई,
गवर्नमेंट खड़ी या बैंक तो लोन मांगने आ जाएगी, क्योंकि वो दूसरे कार्यों में ना पैसे लगाने। सरकार भी बैंक से लोन लेती है, तुम ये ना समझो, सरकार भी बैंक से लोन लेती है, भले बैंक सरकारी ही क्यों ना हो। बैंक भले भी सरकार उठाया सारे पैसे देती है, तुम समय समय पर चर्चा करते रहेंगे ऐसा क्यों हो, समझ। सरकार नहीं, दूसरे जो उद्योगपति होते हैं, ये जो उद्योगपति प्राइवेट जो सेक्टर में काम करने वाले अंबानी अडानी, ये भी बैंक से जाकर पैसे लेते हैं, आए समझो, ये लेते हैं। तो उसके बाद पता क्या करते हैं, ये जाते हैं और सड़क बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को खर्च करते हैं, अवसंरचना जिसे बोलते हैं। अब अवसंरचना क्या है वो एक अलग टॉपिक समझाऊंगा, गला ना टेंशन ना लो, थोड़े थोड़े पॉइंट तोड़कर समझो। इकोनॉमिक्स को ना हम कभी भी ध्यान रखना, कभी भी एक सेपरेटेड टॉपिक करके पढ़ ही नहीं सकते, हकीकत तो यहाँ। आज समझ में, मैं देख रहा हूँ, मुझे जाओ ना यूट्यूब पर देखो, जाओ अगर आज पहला चैप्टर पढ़ाया इकोनॉमिक्स में, कभी पहला चैप्टर हो ही नहीं सकता, दूसरा चैप्टर पढ़ाया पूंजीगत, मतलब ही नहीं बैठता, हर चीज एक दूसरे से लिंकिंग है। अगर जिसकी लिंकिंग नहीं होगी ना, कनेक्ट कर पढ़ाएगा तो यहाँ पहुंच का कहीं हो, जब तक ऐसा नहीं होने का सोल्यूशन ही पक्का है उसका। ऐसा कभी नहीं होने का कि मैं यहाँ सारा सारा बोर्ड पकड़ा होकर लिखवा दूं और तुम लिख लो और सीधा डायरेक्ट पेपर मारा, कहीं तो कभी कुछ नहीं आने का। अगर ऐसा लग रहा है तुम्हारा जाएगा तो यूपीएससी तैयारी छोड़ दो, कोई दूसरा एग्जाम तैयारी करो। समझ में क्या कहा मैंने, समझ में आया क्या, समझ कैसे? आपने बताया जो इकोनॉमिक्स वाला, उसको कोई चैप्टर होता ही नहीं, वो लास्ट बात क्या वाला YouTube पे मिलेगा नहीं, जो आपने पढ़ाया है। तो अगर तुम्हें लग रहा है ना कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ और लिखवाऊंगा, तुम नोट्स दूंगा और सब कुछ आ जाएगा, तो तुम्हारी भूल है। आज समझिए, यूपीएससी तैयारी जो आज तैयारी आज ही छोड़ने वाला है, आज ही छोड़ दो, कुछ और दे तो इसके लिए नहीं करना। समझ ये बात, मैं पहले कह रहा हूँ, यहाँ बैठकर शांति के साथ जो मेरे द्वारा कही गई बातें, जब ऐसे मैं एक उदाहरण दूं ना तो तुम्हारे दिमाग में 3 उदाहरण आओ, तो इतना तो मुझे विश्वास है, यहाँ तक मुझे जानकारी हो जाए कौन क्या सोच रहा है। समझ रहे बात, मैं एक उदाहरण बोलूंगा ना, तुम्हारे दिमाग में 3 उदाहरण आना हो। अगर ऐसा हो रहा तो उसका मतलब वास्तव में पढ़ रहे, तुमने पूरा फोकस लगाया हुआ। आया समझ में? अगर 3 उदाहरण नहीं आए ना तो कठिनाई है। तुमने परसों भी कोई एडिटोरियल पढ़ा होगा ना, तुरंत कनेक्ट हो जाएगा, ओहो समस्या है। तो बैंक पता लग गया बैंक का काम क्या हो, जैसे आया ना, तो उसके बाद ये सेठ जो है, अंबानी आई, अडानी आई, अंबानी आई, अडानी आई, अच्छा अंबानी आए, अडानी आए, इन्हें क्या चाहिए, इन्हें चाहिए पैसा। अरे पैसा कहाँ खर्च करेंगे, नई कंपनी बनाएंगे, कंपनी क्या बनाएंगे, अच्छा जियो की कंपनी बनानी है, जियो में खर्च कर दिया और जियो में सेवा ही दे दी, तो इन्होंने जियो में जो बैंक का लो, बैंक एक की बचत को दूसरे के निवेश में कन्वर्ट कर दिया। ये हम तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, और कहाँ सरकार कहाँ इन्वेस्टमेंट करेगी, विदेश में, नेपाल में खर्च करेगी, भारत में तो खर्च करेगी। तो बैंक का काम हो एक की बचत को दूसरे के निवेश में कन्वर्ट करना। वही बात, कोई तुमसे बैंक की परिभाषा पूछ ले तो क्या बताओ, बैंक एक ऐसा माध्यम है जो एक व्यक्ति या संस्था के की बचत को निवेश दूसरे की निवेश में कन्वर्ट करता है, उसे बैंक कहते हैं। तो परिभाषा हो कहाँ, परिभाषा यहाँ तैयार हो, वही बात है, परिभाषा तो यहाँ तैयार हो, तुम है थोड़ा ही। तो बैंक का काम, तो बैंकिंग एक क्या है, बिजनेस। बैंकिंग क्या है, बिजनेस। समझ में आया, जो निवेश। अब हम निवेश का टॉपिक आगे छेड़ने वाले, निवेश क्या हो, ये तो बचत होगा, बचत क्या हो, सेविंग क्या हो, ये निवेश हो, हल्का हल्का इशारा बैंक की तरफ कि बैंक कहाँ से निकल कर आ रहा है। अभी बैंकिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ, बैंकिंग एक अलग सा टॉपिक है, कम से कम 15 दिन इस पे चर्चा है। बैंकिंग का जब भी पेपर में सवाल आवा ना, कम से कम 20 क्वेश्चन आओ, हमें हर बार सही आओ। आज तक मेरे से कोई भी क्वेश्चन से गलत नहीं हुआ, इसी दिन में पेपर दे रहे, क्योंकि इंटरेस्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा था। बच्चों का मानना सबका ये सबसे कठिन सब्जेक्ट है, और जो सबसे कठिन हो ना मुझे वही करना हो। जो सबसे कठिन सब्जेक्ट है, किसी तो पूछ कर देखे ना, इससे दूर भागता पाएगा, हिंदी मीडियम वाला आज समझ में। एक बार मेरा प्लान बना कि मैं उस ऑप्शनल में ले लूँ, वही बात है, क्योंकि मैं पढ़ता हो जाऊँ बोर, मुझे एक सब्जेक्ट पढ़ जाता बिल्कुल ठीक। तीन ऑप्शनल में ले चुका मैं, क्योंकि बोर होगा ना पढ़ता पढ़ता, सब तो मेरे याद हो जाए, तो फिर मुझे जरूरत क्या है। इस तरह से मेरा बेनिफिट हो रहा है, मुझे और ज्यादा नॉलेज होगी। बचत हुआ, बैंक का काम पता लग गया क्या हो, बैंक का काम एक की बचत को दूसरे के निवेश में परिवर्तन कन्वर्ट करना, परिवर्तन पूरा भूल गए। आया समझ में? अब सवाल ये नहीं है क्या हर चीज को हम वही कहेंगे, किस चीज को हम खर्चा कहेंगे, कौन कौन सी चीज हमारे लिए खर्चा हो सकती है, किस चीज को भुगतान कहेंगे, पेमेंट किसे कहते हैं। अब हम भुगतान समझते हैं कि भुगतान किसे कहते हैं, क्या होगा जो हमारा खर्चा होगा, ऐसी कौन सी चीजें हम खर्चा बोल रहे हैं, ठीक। अब सब लोग कहते हैं कि लाभ होगा तो खर्चा माना जाएगा,
खर्चा किसे कहते हैं? जिसमें कुछ लाभ होता हो वही तो खर्चा होगा। मान लो मैं हूँ, मैंने अपने मोबाइल फोन का रिचार्ज कराया 699 रुपए का, तो मोबाइल फोन में मुझे 3 महीने तक 84 दिन तक सेवाएं दी, 84 डेज तक सेवाएं दी, तो मुझे बेनिफिट हुआ नहीं हुआ? लेकिन मेरा खर्चा भी तो हुआ, तो जो मेरा खर्चा होगा उसमें मुझे बेनिफिट होगा, खास बात होगी। यानी हर वो चीज खर्चा कहलागा, भुगतान कहलागा जिसमें मुझे लाभ होगा। आया समझ लो? ऐसे ही देश के पास होगा, देश के द्वारा देश में जहां भी जितने पैसे खर्च करने वाला उसमें पक्का देश को लाभ होगा। आया समझ? देश ना जहां भी जितने पैसे खर्च करने वाला, बजट के जितने पैसे खर्च करने वाला ना हर साल में, तो वहां देश को पक्का लाभ होने वाला है। और जहां लाभ होने वाला ना उसे भुगतान कहते हैं, और भुगतान ही वह हो, क्या हो? और वह हो और वही खर्चा हो। यही हमारा पेमेंट है, इसे ही हम ड्यू करते हैं। समझ में आया क्या 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 कोशिश करी जा रही? कौन सी चीज को खर्चा कहेंगे? हर खर्चे में हमें क्या होना चाहिए? लाभ। उदाहरण देता हूँ, तुमसे एक उदाहरण पूछता हूँ। मैंने 5,000 रुपए मकान मालिक को दिए, मकान मालिक, मैं यहाँ तो घर छोड़ दिया दिसंबर 2022 में, 12 दिसंबर 2022 मेरा लास्ट है यहाँ से। तो जैसे मैंने घर छोड़ दिया ना, तुम्हारा सिलेबस पूरा कर रहा है, सुनना ध्यान रहेगा। और मैं रेंट पर रहता हूँ, समझ बात है? और जैसे मैं रेंट पर रहता हूँ, बिहारीगढ़ में रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ मैं? अब ये मत कहना कि हमारा रिश्तेदार है, प्लीज चुप रहिए, ऐसे ये चुप, समझ में आया? तो बिहारीगढ़ में तो बिहारीगढ़ में 5,000 रुपए में रहता हूँ मैं, 5,000 रुपए मेरा रेंट है, आया समझ में? और मैं अकेला रहता हूँ, मुझे अकेला रहने का शौक है ना, समझ में एक बात है? कितने हजार रुपए? 5,000। तो 5,000 रुपए मैंने मकान मालिक को दिए। तो ये बताओ, मैंने 5,000 रुपए मकान मालिक को दिए, ये मेरा खर्चा है क्या? क्यों? क्योंकि मकान की सेवा भी तो दी मैंने। मुझे लाभ हुआ नहीं हुआ? किसका लाभ हुआ? किस चीज का मुझे लाभ हुआ? सेवाएं दी मुझे, छत दी, रोटी कपड़ा मकान इंसान की पहली जरूरत तो होते नहीं। दूसरा मैं उदाहरण पूछता हूँ तुमसे, और जब मैं वहां रहता हूँ ना, ठीक, तो मेरे पास खाने का भाव है, अभी शादी तो हुई नहीं, ठीक, नखरे में तुमने देखे ही हो कितने, ऐसे बोलो। तो ऐसे इंसान में शादी नहीं होती, उन्हें किले रहना पड़ा। उसके बाद क्या करा मैंने, पड़ोस वाली आंटी थी ना, वो खाना बनाती थी, तो ध्यान खाना बनाती थी, तो 3,000 रुपए का टिफिन बन गया। 3,000 रुपए दिए मैंने, कितने? 3,000 रुपए मेरा खर्चा हुआ नहीं हुआ? टिफिन का तो मुझे बेनिफिट हुआ, भोजन नहीं मिला, भूखा नहीं मरता नहीं। आया समझ में? बताओ, बात समझ में नहीं आई? अब बताओ, तो जहां हमें बेनिफिट होगा तो हमारा क्या कहलागा? जहां भी हमें बेनिफिट होगा हमारा क्या कहलागा? एक भिखारी को एक दिन मैंने 1,000 रुपए का नोट दिया, ऐसे 1,000 रुपए का नोट दिया, तो बताओ मेरा खर्चा होगा नहीं होगा? खर्चा होगा। बेनिफिट क्या हुआ मुझे? और तुम तो परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा तो ये कहती है, परिभाषा तो ये कहती है कि जहां हमें बेनिफिट होगा, लाभ होगा, वो तो हमारा खर्चा होगा। लेकिन ये तो समस्या खड़ी होगी। एकमात्र ऐसा जो हुआ है जहां तुम्हारा खर्चा कहलागा, फिर भी तुम्हें लेकिन कोई बेनिफिट नहीं है। अब भारत के लोग बहुत एग्रेसिव हो, पता क्या कहते हैं? चलो कुछ भी जाते जाते 500 करोड़ की दवाई दे देगा, देखो कितना बेनिफिट हुआ। यहाँ तक मैंने लोगों को देखा, इकोनॉमिक्स में नोट का कोई काम नहीं है। समझ में आया क्या बता? तो भुगतान और खर्चा समझ में आया कि क्या मतलब? ठीक, कोई दिक्कत? तो ये भारत के लोगों का हाल है यहाँ तक, ठीक है। ट्रस्ट में ना दान पेटी देखी, दान पेटी, उसमें मैंने भी 200 करोड़ रुपए डाल दिए। कितने? 200 करोड़। मुझे लाभ हुआ कुछ? नहीं, से कोई लाभ हुआ, ठीक। अगर इकोनॉमिक्स में आओगे, अब ये मत कहना नैतिकता के लिहाज से लाभ हुआ, यहाँ नैतिकता यहाँ से तो खाने का कुछ है नहीं, तेरे पास पैसे ही खत्म होंगे सारे है, समझ में? एथिक्स में सही, जब एथिक्स पढ़ाऊंगा तब हम सपोर्ट करेंगे इस जगह। ऐसा ट्रस्टीशिप का सिद्धांत बाद में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इकोनॉमिक्स में ऐसा कोई लाभ नहीं है, वही पता लग गया। तो हर वो चीज खर्चा कहलागी, हर वो चीज वही कहलागी, खर्चा कहलागी जिसमें हमें बेनिफिट होगा। एकमात्र भिखारी को दिए गए मेरे द्वारा 1,000 रुपए वो अपवाद होगा, लेकिन मैं फिर भी खर्चा करूंगा। कैन यू अंडरस्टैंड? यस। क्या प्रॉब्लम? नो। ओके, लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल पूछो। 5,000 रुपए में टिफिन वाले को दे दिया हूं, 5,000 रुपए किसे दिए? 5,000 रुपए क्या है? मकान मालिक को। किसे? मकान मालिक। ठीक, 3,000 रुपए किसको दे दिए? टिफिन वाले को, खाने वाले को। ओहो,
मतलब इतनी बात समझ में ही नहीं है। उसके बाद मेरा मोबाइल फोन तो मंग हो चुका। आज समझो, मैंने तो सब उठा के ब्लॉक मार दिया। तुम किसी लायक नहीं थे, मैं बिहारी गढ़ गया था दिसंबर 2022 में, ऑनलाइन से मैं खरीद ली। और उसके बाद ना मुझे न्यूज भी सुननी थी, मुझे पता लग रहा है जो है ना डिस्टर्बेंस ज्यादा हो मोबाइल फोन वगैरह से, तो मैंने वे सबको बेच कर ना एक रेडियो ले लिया। रेडियो ले लिया, रेडियो लिया 2000 रुपए का। कितने का? कितने रेडियो लिया? 2000 रुपए का। मुझे एक बात बता दो, ध्यान से सुनना चाहिए तरीके, जो मकान मालिक है और मैंने प्लान बनाया, मुझे एक बात बताना, ध्यान, चीजों को जर्नलाइज करना, सोचना। अब देखिए कितना मोती प्रयोग करते हैं तुम। 2000 रुपए का रेडियो भी ले लिया तुमने। क्या ले लिया? रेडियो ले लिया 2000 रुपए। ध्यान से सुनना अच्छी तरीके से। अब देखता हूँ कितनी मोती प्रयोग करते हो तुम। पहले कहा था मैंने, मकान मालिक था, उसने जो 5000 रुपए किराया दिया, हाँ 5000 रुपए का किराया लिया, 3000 रुपए टिफिन वाली ने ले लिए, टिफिन वाली तेरी, ठीक। 2000 रुपए रेडियो वाली ने ले लिए, रेडियो वाली ने। ऐसे ठीक है, तो नहीं मतलब रेडियो वाले ने यार जब भी हो 5000 रुपए ले लिए। अब मुझे एक बात बता दो, यहाँ मुझे जो बेनिफिट मिलने वाला किराया वो 1 साल से कम होगा। मतलब मुझे मकान मालिक के द्वारा जो मुझे मकान का बेनिफिट मिलने वाला वो 1 साल से कम होगा, ज्यादा होगा? 1 साल से कम होगा, ज्यादा होगा? हो सकता मैं 2 साल का, 1 साल का पूरा सारा किराया पे कर दूं, 1 साल का। सुन लो, पता लग रहा है मैंने सारा किराया पे कर दिया, सुना बीच में से काट के मुझे घर भेज दिया, आधे पैसे कर दूं। 2 साल का मैंने पहले रेंट पे कर दिया था, बीच में उन्होंने काट के मुझे घर भेज दिया। ऐसा समझो, वापस कर दिया ना, बिल्कुल शाबाश। मैं नहीं पूछना चाह रहा यहाँ से मिलने वाला जो बेनिफिट था मुझे 1 साल से कम होगा, ज्यादा होगा? कम होगा। यानी यहाँ तो मुझे जो बेनिफिट मिलने वाला ना, यहाँ तो मुझे सुनो, यहाँ तो जो मुझे लाभ मिलने वाला वो ना 1 साल से तो कम होगा। चीजों को जर्नलाइज करना पहले ही कहा था। ऐसा मान के चलेंगे कि 1 साल से पहले भी छोड़ दूंगा, एक नया मकान ले लूंगा मैं अपना, मुझे जरूरत नहीं है। ऐसा समझ लो, सर तुम जो कर ली थी बोलो मैं क्या धक्के खाते भी रहोगे पागल जरूर बढ़ाए ना। ओ कि टिफिन वाले के मेरे साथ सालों साल संबंध रहे ऐसा बोलो। हो सकता इसका भी बेनिफिट ना उसकी हो सकता है बेचारी नाराज हो जाए, 8-10 महीने तक फालतू के साथ कोई टिकता ही नहीं। ऐसा बोलो तो कितना लाभ? 1 साल तक हमको लाभ देगी बेचारी। भला उसे रेट उसका कौन थी? टिफिन वाली। अच्छा टिफिन वाली लिख दो उसके नीचे, टिफिन वाली। टिफिन सुन लो, टिफिन वाली हो, समझ में आ? ये सवाल नहीं है। अब मुझे ये बात बता दो, जो रेडियो लेकर आया हूं मैं, ये बेनिफिट मुझे 1 साल तक देगा, 1 साल तक पहले खराब हो जाएगा। ये मुझे बिल्कुल सही बात है। आधे जो मेड इन चाइना का हुआ तो कल आज राइस सुबह राइस शाम हो रहा है। चलो तो शाम तक ना, चलो ना चलो तो शाम तक, और चलो तो सालों साल शाबाश वेरी गुड, ठीक। ये तो आप कहोगे, लेकिन मैंने क्या कहा था इकोनॉमिक्स के अंदर चीजों को जर्नलाइज करना। और जो हम पहले रेडियो लेते थे ना, अब कोई रेडियो लेगा ऐसे मैं पुराना ठहरा आदमी ऐसा मान के चलूंगा 1 साल तक ज्यादा बेनिफिट देगा मुझे। ऐसा समझ लो तो ये ज्यादा 100 वाट का दिमाग अपने घर रखा है। ऐसा समझ लो, ऐसा मान के चलना। अभी तो देखो तुम्हारे, अभी देखो कितना दिमाग लगाते हो तुम। तो यहाँ तो जो मुझे लाभ मिलने वाला ना, लाभ बेनिफिट मिलने वाला मुझे 1 साल से ज्यादा होगा। देखा ऊपर दोनों कंडीशन में क्या था? हाँ मुझे बेनिफिट हो रहा था लेकिन मेरा फिर भी खर्चा, या मुझे बेनिफिट हो रहा था खर्चा मेरा, बेनिफिट हो रहा खर्चा मेरा, लेकिन ऊपर से मिलने वाला जो मुझे खर्चा आना है सर, मैंने कहा जो मेरे ऊपर खर्च करा वहां मुझे बेनिफिट मिल रहा है 1 साल से कम, यहाँ बेनिफिट मिल रहा है मुझे 1 साल से ज्यादा। तो जहाँ बेनिफिट मिल रहा है मुझे 1 साल से ज्यादा, ये खर्चा नहीं क्या मेरा? तो ऐसे खर्चे को बता क्या 3000 5000 रुपए, ये बता क्या कहलाएंगे? इसे बोलेंगे राजस्व हो गए।
राजस्व। ओहो, क्या बात कर दी भाई जी, ये क्या राजस्व? हाँ, अच्छा, जहां मुझे बेनिफिट 1 साल से ज्यादा मिलने वाला उसे बोलो पूंजीगत व्यय। आगे निकल। अब बोलना एडिटोरियल वालों को पूंजीगत व्यय क्या हो। इसे बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है बहुत अच्छा सवाल है। अब मैं तुम्हारे सामने बहुत सारे उदाहरण रखूंगा क्योंकि यूपीएससी बहुत सवाल पूछेगा, कौन सा तो पूंजीगत व्यय हो, कौन सा राजस्व व्यय। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आप? अगर तुम्हें समझ में आ गया ना, अभी मैं जस्ट तुम जो 2022 और 23 के लिए बजट पारित होता है हर साल फरवरी के महीने के लास्ट में, वीकेंड में निर्मला सीतारमण बनाते हो और दिमाग खराब कर देती है मेरा। ऐसे हो तो पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय, सरकार पैसा कमाती है। चलो इस साल बताओ तो सरकार ने कितना पैसा कमाया, उसने कहां पूंजीगत व्यय करा, कहां राजस्व व्यय करा। अगर सरकार को बेनिफिट 1 साल से कम होगा, ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके से, सरकार को अगर बेनिफिट 1 साल, सरकार पैसा खर्च करती है, सरकार ने पक्का खर्चा करा होगा, कहीं सरकार को ऐसा भी तो होगा 1 साल तक कम बेनिफिट होगा नहीं होगा, और कहीं ऐसा भी होगा तो जहां बेनिफिट 1 साल से ज्यादा होगा, तो जहां 1 साल तक सरकार को ज्यादा बेनिफिट हुआ कौन सा होगा? सरकार पूरा बजट नहीं जब आता। इस बार जो बजट आया, सुन लो ध्यान लगे बेटे, सुन लो 39.45 लाख करोड़ रुपए का बजट है इस बार का, इस साल का। देखो तुम्हारे डाटा भी याद करवा दिया मैंने, वैसे मुझे फैक्ट दोनों था रहा था, इसलिए आज मैं फिटनेस से बहुत ध्यान दे रहा हूँ। देख लो ध्यान रहेगा, 39.45 लाख करोड़ रुपए, यहाँ देखो ऐसा समझ लो 39.45 लाख करोड़ रुपए बजट होगा वहां, इस साल पारित हुआ है ऐसा समझ। ये 2022-23 का बजट है हमारा, 2022। इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब सरकार ना हमारे पर इतने पैसे भी नाम करने वाली, ऐसा मैं पूरे भारत में, ऐसा समझ गए ना। अब बिना तो जमा होंगे, क्या आपका सरकार राजस्व व्यय कर रही हो, क्या आपका सरकार पूंजीगत व्यय कर रही हो? सरकार पूंजीगत व्यय भी करने वाली, राजस्व व्यय भी। और जब बजट पढ़ता हूं ना, बजट में 2 शब्द लिखे रहा, देखो बजट पढ़ रहा। अबे बजट के लगते पहले से पढ़ लो कि पूंजीगत व्यय क्या हो, राजस्व व्यय क्या हो। इतनी बार कहा प्रेजेंट इज नथिंग, करंट अफेयर इज नथिंग, दैट इज द आउटकम ऑफ द पास्ट। केवल सूचनाएं हैं जो दी जा रही थी, आज सूचनाओं के पीछे का हाँ जिंदगी भर आज के बाद कभी दिमाग में तो पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय जानेगा। समझ में आया? घुस गया ना दिमाग में? अच्छा समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा? गलत बात है, अच्छा समझ में आई नहीं रहा क्योंकि अच्छा समझाया जा रहा। सुंदर 31.94 लाख करोड़ रुपए, 31.94 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार ना राजस्व व्यय करने वाली है। समझ सकते हो? राजस्व याद रखना, डाटा आगे बहुत काम आने वाला, ये पढ़ाऊंगा इस बार। 39.45 लाख करोड़ रुपए, 7 दशमलव लगभग पूरा नहीं याद, डाटा याद रखता मेरे को, वैसे नहीं पूरा भी याद रहेगा। 7.5 लाख करोड़ रुपए सरकार ने पूंजीगत व्यय करने वाली। पूंजीगत ये नहीं पता, मैंने इतनी सी चीज समझी, 2022-23 का बजट ही पढ़ा दिया। इससे बेस्ट क्या हो सकता है आप 2023 और 24 का बजट पढ़ो, मैं यहाँ ना हूं, वही बात है, हो सकता है कहीं और है, तो तुम ना यहाँ अपडेट कर लेना, पता करना बजट में इस बार सरकार कितना पूंजीगत व्यय करने वाली, कितना राजस्व व्यय करने वाली। और ये पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय बहुत बड़ी चीज हो, अभी तुम समझने वाला और उसके डेप्थ में जाने वाला हूँ। अभी आज पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय का ना टॉपिक ही समाप्त कर दूंगा, पूरी जिंदगी कभी निकलना दिमाग होगा। अब जैसे जैसे तुम पढ़ाई की ओर बढ़ते जाओगे ना, तुम्हारा दिमाग भी इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। अभी तो मैंने तुम इंडियन सोसाइटी पढ़ाई नहीं, तुम फैन हो जाओगे मेरे, ऐसे तुम अभी फैन नहीं हो मेरे, ऐसे इंडियन सोसाइटी जब पढ़ाऊंगा ना तुम्हारा ना दुनियादारी से रास्ता मोह बढ़ जाएगा, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि जो भारत का समाज है और उसकी सामाजिक समस्याएं क्या है। जब तक तुम समझ में नहीं लेंगे तो समाज से प्यार नहीं होने वाला बिल्कुल। ऐसे बनो, पढ़ाई के अंदर बहुत मजा, एक बार घुस कर तो देखो। लेकिन पढ़ाई वो वाली नहीं जो तुम करते हो, पढ़ाई वो जो मैं चाहता हूँ उस वाली पढ़ाई में। दुनिया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ रहे बैठ के समझ नहीं है। राजस्व व्यय पता लग गया, पूंजीगत व्यय। भारत सरकार का बजट इस साल का कितने का?
भारत सरकार भारत के लोगों को कितना पैसा इनाम करने वाली? 39 लाख करोड़। पूंजीगत व्यय कितना समझ? राजस्व कितना? डाटा इंपोर्टेंट है ना, डाटा इंपोर्टेंट है। यूपीएससी में डाटा किसी भी काम का नहीं है। अगर यूपीएससी सवाल पूछेगा ना, क्या भारत का पूंजीगत व्यय राजस्व व्यय से ज्यादा है? पूंजीगत व्यय राजस्व से ज्यादा, पूंजीगत व्यय ज्यादा, राजस्व बढ़ जाओ। और हमेशा ना कभी भी भारत का आज तक राजस्व व्यय ज्यादा हो और पूंजीगत व्यय कम हो। उदाहरण देता हूँ, रोड जिंदगी में एक बार बनाओगे, एक बार बनाओगे, एक बार पैसा खर्च कर दोगे। पूंजीगत व्यय की खास बात होगी, दोबारा बता रहा हूँ, आई रिपीट अगेन, दिस इज माय फेवरेट सेंटेंस फॉर द बजट्स ऑल टाइम। ओके, कह रहा हूं मित्रों, मैं कह रहा हूं पूंजीगत व्यय ना एक बार होगा, राजस्व व्यय बार बार होगा। पूंजीगत व्यय एक बार होगा, राजस्व व्यय बार बार होगा। रेडियो खरीद ली, रेडियो खरीद ली, एक साल तक, 1.5 साल तक बेनिफिट दिया, उसके अंदर सेल डाउन हो गई, ऐसा समझ में एक बात। फिर दोबारा चला गया, अब सेल ना एक साल में 6 महीने बाद फिर खत्म होगी। रेडियो नहीं खराब हुई, 6 महीने बाद फिर खत्म होगी। एक साल तक कम बेनिफिट दिया सेल ने मुझे, जो एक साल तक कम बेनिफिट दिया वो क्या हो, ऐसा समझ में। और जो सुनते रहो, जो रेडियो में तो पूंजीगत व्यय है, तो पूंजीगत व्यय तो एक बार हो, रेडियो तो एक बार खरीद दी, कहीं ऐसा तो होगी। अब वह बात अलग, किसी का बाप हो जाता अमीर हो, ऐसा समझ नहीं बात है, पूरी रेडियो नहीं बदल कर ले आया वो लोग बात, उसे राजस्व पसंद ही नहीं आया बार बार करना, मेरे जैसा कोई, ऐसा समझ, मुझे नहीं मतलब एक भी चीज खराब होगी पूरी निर्णय कर दो साइड में, चल लेकर अब दूसरी चीज लेकर आऊंगा तुम्हें, ऐसा समझ क्या है, ऐसा समझ। राजस्व और पूंजीगत व्यय राजस्व में समझ में यार कितने अभी तो गाजर डायलॉग है ना। हाँ, तो पूंजीगत व्यय और राजस्व की बात चल रही है। अब पूंजीगत व्यय पता लगा क्या हो, जहां मिलने वाला बेनिफिट ने एक साल से कम। सरकार रोड एक बार बनागी या बार बार बनागी? एक बार। रोड एक साल से अधिक बेनिफिट देगी कम? एक साल से एक साल से अधिक बेनिफिट देगी। हेलो, सरकार जो रोड पर पैसा खर्च करने वाली, तो कौन सा व्यय, पूंजीगत व्यय राजस्व व्यय? क्योंकि वो जो बेनिफिट मिलने वाला ना सरकार को, लॉन्ग टर्म तक मिलने वाला। अब बताओ, सरकार ना कहीं टूट फूट होगी, रास्ते में खड्डे बनाए, सरकार तो पैसा खर्च करे, वो पूंजीगत व्यय का राजस्व होगा। तो जो राजस्व व्यय हो ना, वो सरकार का मेंटेनेंस कॉस्ट हो। मैंने कार खरीदी एक बार, कार तो खरीदी एक बार, कौन सा व्यय है? और सर्विस होगी बार बार, कौन सा व्यय है? बात समझ में आ रही है? तो पूंजीगत व्यय हो कितनी बार? राजस्व व्यय हो वह बात अलग है, किसी का बाप बहुत अमीर हो, वो पूंजीगत व्यय बार बार कर रहे हैं, ऐसा समझ लो। अब ये बताओ, तो ज्यादा पैसा यहाँ खर्च होना चाहिए, यहाँ खर्च होना चाहिए? सरकार देखो कहाँ खर्च ज्यादा पैसा खर्च, यहाँ टूट फूट ज्यादा हो रही है, ऐसा समझ। देश के अंदर मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा और पूंजीगत व्यय ज्यादा कम है ना, इस तरह। तो टूट फूट पर सरकार का ज्यादा खर्चा हो रहा है। ये देश का ना राजस्व व्यय को देश का मेंटेनेंस कॉस्ट कहते हैं, ऐसे। तो पूंजीगत व्यय कितनी बार होगा? एक बार। और राजस्व व्यय होगा बार बार। एक बात बताओ, मैंने मार्कर खरीदा, ऐसे मार्कर खरीदा, तो मार्कर मुझे बेनिफिट एक साल से कम देगा, और किस बात यूज करा चंडीगढ़ साइड से, तो पूंजीगत व्यय राजस्व व्यय, राजस्व व्यय एक साल से कम बेनिफिट। अब ध्यान से सुनना मेरी बात गलत तरीके से। अब उसके बाद मेरे पास ये पेन है, पढ़ा था मैं इकोनॉमिक्स क्लास में, पेन खरीदा मैंने एक बार, तो बेनिफिट एक साल से कम हो जाता होगा, फिर फेंक दो। एक बच्चा क्लास में क्या कमेंट करता है, इसके अंदर तेरी फील निकलना, तो कह रहा है इसका जो कान है वो बाहर का, यो तो पूंजीगत व्यय मुझे से बचा कर रखो एक साल तक लास्ट तक, और अंदर तेरी फील डाल लूंगा बार बार, वो मेरा राजस्व व्यय। तो ऐसे ही बुद्धिमान जो छात्र हो ना, ऐसा समझिए, ये 2032 में क्लियर होगा यूपीएससी एग्जाम, ऐसा समझिए, वहां भी हुआ तो होगा, समझ आई बात। उस दिन मुझे समझ में आया, उस दिन ये बता क्या समझ में, उस दिन समझ वास्तव में भारत के अंदर टाइम की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा देख, साइड में छात्रा बैठी हुई भी कह रही थी कि इसके अंदर बस इंक डाल लेते हैं आप, सही। तो
भारत के लोग बहुत खतरनाक हो, तो पूंजीगत व्यय कितनी बार होगा केवल? और राजस्व व्यय पता लग गया? कोई दिक्कत? अब ये बताओ तुम, अब तुम्हारे बारे में बात करते हैं। आए समझ? पूंजीगत व्यय कितनी बार होगा? और राजस्व क्या होगा? देश का मेंटेनेंस कॉस्ट। ये मैंने रजिस्टर खरीदा, ये वाला दिख रहा है तुम्हें? रजिस्टर ये वाला दिख रहा है? ये मैंने रजिस्टर खरीदा। इस रजिस्टर का मुझे ये बताओ, ये कितनी बार खरीदूंगा? एक बार। क्या मुझे इससे मिलने वाला बेनिफिट एक साल तक होगा? एक साल से अधिक होगा? एक साल से अधिक होगा। निर्भर करता पता क्या है? कंडीशन को। तुम इसे कैसे बचा कर रखते हो? आधे तो जहाज बना के उड़ा दो, ऐसे समझो ना, आधे जहाज बना कर उड़ा देते हैं, तो उनका क्या करूं मैं? तो हम चीजों को जनरलाइज करना, ऐसा मान के चलेंगे ये हमें एक साल से अधिक बेनिफिट देने वाली। अगर ये तुमने मान लिया एक साल से अधिक बेनिफिट देने वाली, तो पक्की बात है ये पूंजीगत व्यय कहलाएगा। ऐसा समझो, अगर तुमने मान लिया एक साल से कम बेनिफिट देने वाली चीजों को जनरलाइज करना, मैं इतनी बार कह चुका हूँ। ऐसा समझ लो, चीजों क्या करना? जनरलाइज करना। ठीक है, चीजों को ना सामान्य तौर पर देखना। ऐसे मान लो कि कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन बहुत कुछ हो चुका। ऐसा समझ लो, 39.45 लाख करोड़ रुपए का भारत का 2022-23 का बजट है। पूंजीगत व्यय सरकार देखो कहां कर रही है, कितना? कैपिटल एक्सपेंडिचर है सरकार का। इस सरकार का ना, इस सरकार पूंजीगत व्यय करेगी एक बार, रोड सिर्फ एक बार बनाएगी, टोल टैक्स लेगी बार बार। ऐसा समझ लो, वो हम बात करेंगे जब पूंजीगत प्राप्तियों की बात करेंगे। जिन्हें पूंजीगत व्यय समझ जाए ना, वो पूंजीगत प्राप्तियां भी समझ जाएगा कि पूंजीगत प्राप्तियां कहां से हो। देखो सरकार, मैंने कहा खर्चा करेगी सिर्फ एक बार, उसके बाद टैक्स लेगी पूरी जिंदगी तक। आया समझ? वो हम आपको बात करेंगे। ऐसे जैसे तुमने खर्चा समझ रहे हैं ना, ऐसे तुम प्राप्तियां समझ लेंगे कि सरकार के पास राजस्व प्राप्तियां हो और राजस्व ये पूंजीगत प्राप्तियां हो। इस प्रकार की दो बार प्राप्तियां हो। प्राप्तियां मतलब आ रहा कहां तक? अभी तुम पढ़ रहे जा रहा कहां? आया समझ? अभी तुम पढ़ रहे पैसा जा रहा कहां खर्च करने वाले, ये तो बजट। अभी ये भी पढ़ो कि आया कहां तक, वो आपको पढ़ने के बाद में तो हल्की सी झलक दी कि पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय का मतलब हो गया। इतना बात बताओ, समझ में आया नहीं आया? भारत के लोग ना पूंजीगत व्यय राजस्व व्यय, भारत के लोग ना बहुत अलग प्रकार के आदमी, बहुत टैलेंटेड है। सुन लो, अगर तुम मैं एक प्लॉट खरीदा है, 2 प्लॉट खरीद लिया मैंने, एक खरीदा देहरादून में, एक ही हरिद्वार में खरीद लिया, तो 2 प्लॉट खरीद लिया मैंने। उनकी बताओ प्लॉट मुझे जो है बेनिफिट दे, एक साल से कम देगा कि एक साल से ज्यादा? एक साल से ज्यादा। तो मेरा पूंजीगत व्यय की राजस्व व्यय। पुराने आदमी सबसे अधिक मात्रा में जमीन खरीदते थे, तो पुराने आदमी पूंजीगत व्यय करते थे, राजस्व व्यय करते थे। पूंजीगत व्यय। अभी मुझे बताओ, तुम मोबाइल फोन में रिचार्ज एक बार को करवाना पसंद करोगे, बार बार करवाना पसंद करोगे? एक बार करवाना। बार बार कौन सा वाला? बदतमीज है तुम इतना टाइम वेस्ट करने का रहता है तुमसे। इन देर में 2-3 सवाल नहीं होंगे, कल नहीं है बिल्कुल भी। समझ में आया? तो बताओ, मोबाइल फोन एक बार खरीदोगे बार बार? शाबाश, वेरी गुड। अब देखना तुम, भारत के जितने भी लोग हैं ना, उनकी सबकी इच्छा पूंजीगत व्यय की। समझ, जितना भी खर्चा करना चाहते हैं ना, उनको जो बेनिफिट मिलेगा ना, हमेशा एक साल से ज्यादा ही। मोबाइल फोन लेके दुकान पर जाएंगे, पता क्या कहेंगे? कम से कम 1-2 साल तो चलेगा। ऐसा समझ, यानी उनकी इच्छा हमेशा किसकी होगी? पूंजीगत व्यय। ऐसा समझ वाली बात है। लेकिन बेचारा को सौभाग्य तो देखो, मेड इन चाइना लेके आएंगे, 1 साल से पहले खराब हो जाएगा। ऐसा समझो, 1 साल से पहले क्या होगा? ऐसा समझो। तो किसी आदमी की प्रेम गाथा भी हो, भारत में जो आजकल की प्रेम गाथा चल रही है ना, वे 1 साल से कम चला, ज्यादा चल रहा है? 1 साल से कम। तो कौन इंग्लिश मीडियम वाला? तो पूंजीगत व्यय की राजस्व व्यय? राजस्व व्यय। अच्छा, तो पूंजीगत व्यय कितनी बार हो? लेकिन हर इंसान क्या चाहता? हर इंसान चाहता पूंजीगत व्यय। ऐसा समझ, पूंजीगत व्यय। लेकिन हो जाओ कौन सा व्यय? हो जाओ कौन सा व्यय? बात समझ में आ रही? अच्छा संबंधित कर लिया होगा सबने। तो पूंजीगत व्यय की खास बात पता क्या हो? पूंजीगत व्यय होगा सिर्फ एक बार, राजस्व व्यय होगा बार बार। मोबाइल फोन खरीदोगे एक बार, रिचार्ज करवाओगे बार बार। रिचार्ज करवाया जो बार बार, वो 1 साल से कम होगा। तो जो 1 साल तक कम होगा तो समझ जाओ वो राजस्व व्यय, और 1 साल से अधिक होगा तो पूंजीगत व्यय। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो पूंजीगत व्यय कितनी बार होगा? एक बार। राजस्व व्यय? देश का मेंटेनेंस कॉस्ट कौन सा? और पूंजीगत व्यय क्या है? देश की परिसंपत्तियों का निर्माण करता है, देश के लिए आय का सर्जन करता है। आज जहां तक यूं बताओ, हमने सरकार ने रोड बना के छोड़ दी, फिर उस पर टोल टैक्स भी तो बार बार आएगा। आज मैंने कहा इस तरह परिसंपत्तियों का निर्माण हो, हमेशा पूंजीगत व्यय ना, हमेशा इस पर परिसंपत्तियों का निर्माण हो। किसका?
एसिड्स। बात समझ में आ रही? तो पूंजीगत व्यय कितनी बार होगा? एक बार। हर वो चीज पूंजीगत व्यय कहलागी जिससे मिलने वाला बेनिफिट एक साल से अधिक है। क्या इस साल 2023 और 22 के बजट में भारत सरकार ने पूंजीगत व्यय किया? पूंजीगत व्यय तो किया। कितना किया? कितना करे सरकार ने? 7.550 लाख करोड़ रुपए। राजस्व व्यय कितना करे सरकार? लगभग 32 करोड़। लगभग 32 करोड़। यूपीएससी कभी भी डाटा नहीं पूछता, ये पूछा कि पूंजीगत व्यय ज्यादा हो कि राजस्व व्यय। भारत में आज तक ये देखा गया हमेशा राजस्व व्यय ज्यादा हो। ऐसे समझ में, भारत के अंदर हमेशा देखा गया राजस्व व्यय ज्यादा हो। यहाँ सबको पता कि रोड बनने के बाद में टूट जाएगी पहले। ऐसे समझ में बात, इतना से बनाने में खर्चा नहीं है, जोड़ने में खर्चा ज्यादा है। ऐसे समझ, रोड बनेगा बाद, जो पुल बनेगा बाद में टूट जाएगा पहले। ऐसे समझ में, तो सबको बताया। यानी भारत का ना, भारत का जो बजट, भारत का बजट वो भी भारत की स्थिति में इंगित कर रहा है। भारत का बजट ही भारत की स्थिति को सब बता रहा है। जिससे पूंजीगत व्यय, ये दो शब्द ना बहुत कुछ बता देते हैं। पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय अभी तो खर्चा है। जैसे यहाँ नाम बदलता है ना, राजस्व व्यय की जगह राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय की जगह पूंजी प्राप्तियां। कहां से सरकार के पास आया? ये कहां से सरकार के पास आया? ऐसे समझ लो, ठीक। अब जहां सरकार ने ज्यादा, जहां लॉन्ग टर्म का पैसा खर्च कर रखा होगा वो तो पूंजीगत प्राप्तियों में आएगा। जहां शॉर्ट पैसा खर्च कर रखा होगा वो राजस्व प्राप्तियों में आएगा। वही बात है, चीजें वही है, नाम बदल जाएगा। पूंजीगत व्यय राजस्व व्यय समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? ए छोकरिया, अरे को पागल लगा तुम? लगी हुई है तो पूंजीगत व्यय होगा ना। शाबाश, वेरी गुड। लड़की कह रही है कि आपके घर के बाहर जो ईंटें लगी हुई है ये सरकार का पूंजीगत व्यय है। पूंजीगत व्यय नहीं है सरकार का, वही बात। लेकिन जो भारत के लोग बहुत खतरनाक हो, इन ईंटों को उखाड़ कर अपने घर में रख लेते हैं। तो इस पूंजीगत व्यय को बहुत जल्दी राजस्व में बदलते हैं। अब तुम ना मुझे उदाहरण दोगे और पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय हम क्लियर करेंगे उदाहरण के बाद। मेरी शादी होगी, मान लो मैं बिहारीगढ़ से चला गया, वहां के किसी मेरी परिजन मुलाकात होगी, आया समझ में। तो मेरी जैसे शादी हुई ना, तो मेरी वाइफ ने मुझे गिफ्ट दिए। क्या दिए? जो गिफ्ट दिए ना, अब बताओ, गिफ्ट तो मुझे दिया एक बार, आज नहीं बार जो गिफ्ट दिया ना, और इसमें खर्चा जो उसके अंदर, कभी इसके अंदर सैलरी डलवानी पड़ रही है मुझे, कभी इसके अंदर फलाना, कभी ढिमका। तो ये बताओ, तो गिफ्ट तो दिया एक बार, उसके अंदर जो खर्चा हो रहा है, तो जो गिफ्ट दिया, गिफ्ट में उसने खर्चा करा होगा, वो कौन सा वे होगा? आज समझ में, तो मुझे लाभ मिल रहा है गिफ्ट का, मुझे नहीं, उसको तो लाभ मिल रहा होगा। उससे क्या लाभ मिल रहा है? तो गिफ्ट पूंजीगत व्यय आने का ही नहीं, ये तो बताना चाह रहा हूं। तुम बेवकूफ कहीं के, लाभ हुआ, उससे कुछ लाभ हुआ? जिसने दिया और जिसने खर्च करा उसको तो लाभ होना चाहिए। लाभ हुआ। किसे हुआ लाभ? जिन्होंने आपको गिफ्ट दिया। क्या लाभ हुआ? आपने बताया कि हम किसी के लिए तभी कुछ करेंगे जब हमको संतुष्टि मिलेगी, कुछ एथिक्स पढ़ेंगे। ये तो देखना चाहता था, पूंजीगत व्यय राजस्व क्लियर नहीं हुआ। जब तक पूंजीगत व्यय राजस्व क्लियर नहीं होने वाला ना, तो मैं यहाँ से जाने वाला नहीं, ना तो छोड़ने वाला। आया समझ में? तो मेरी वाइफ ने मुझे, मेरी वाइफ ने बजट बनाया। बजट ना अभी तो तेरे मुंह से खुद निकल गया। मैंने कहा आंसर तो मैं तुम्हारे मुंह से निकलवा लूंगा। आया समझ में? अभी निकल गया। गिफ्ट हुआ दारू, अभी मुख से कहा ना, यही जो चीजें हमने मुख से कही ना, यही बात किताब में देखी हुई है। गिफ्ट हुआ, दान हुआ, चैरिटी पर्पस तो कोई पैसा दिया गया हो, तुमने कोई दान कराओ, ये सब ना वही की श्रेणी में आएंगे, लेकिन इनसे कोई बेनिफिट नहीं होगा, अपवाद सब होंगे। ऐसे समझ लो, इतना बताओ, समझ में आया नहीं? LOVE नाम सुना? प्रेम करोगे एक बार तो कौन सा रहेगा? दुखड़े मिलेंगे बार बार तो कौन सा होगा? राजस्व।
वही बात है, इसलिए कहता हूँ चुपचाप, इसे ज्यादा चक्कर में ना पड़ो। ऐसा समझ में 95% लोग कौन सी अवस्था में जीवन गुजार रहे? ऐसा समझ। तो ऐसे जाना तुम। चलो मेरे पास और भी उदाहरण है। चलो एक बार बताओ, तो भारत के लोग किस चीज की इच्छा करते हैं? पूंजीगत व्यय की। मार्केट आज के बाद में तुम अपने घर में रखी हुई चीजों को देख लेना और तुम बताना कि जहाँ तुमने खर्चा करके तुम लेके आए कि पूंजीगत व्यय है, राजस्व है। तुम्हारे घर में कोई बर्तन हुआ आसपास में जो तुम्हें नजर आ रहा हो और तुमने कम से कम ऐसे घर में पड़ेगा ना डेली, घर में पड़ेगा या अपनी जिंदगी से रिलेटेड 20 उदाहरण सोच ले और मुझे बता दे। आज समझिए 20 उदाहरण। चलो तो तुम बता, मुझे ये बता देना ऐसा तुम्हारे घर में ऐसे कौन कौन से उदाहरण जहाँ तुम राजस्व व्यय करते हो? कपड़े खरीदते थे एक बार, धो रहे बार बार, कौन सा व्यय है? अच्छा सिलेंडर खरीदा था एक बार, उसके अंदर जो गैस भरवानी पड़ रही बार बार, इसका राजस्व व्यय। तो भारत के लोग ना, पुराने जो लोग थे ना, बहुत ही अग्रेसिव थे और बहुत समझदार लोग थे। पुराने लोगों की गाथा सुनो। पुराने लोगों की इतनी तमीज थी, सुन लो ध्यान लगाकर। जो पुराने लोग थे उनका क्या मानना था? पुराने लोगों में और नए लोगों में क्या अंतर? सुन लो ध्यान लगाएगा। जो पुराने लोग थे ना, वे ना हमेशा बचत को ध्यान देते थे, उसके लिए ना परिसंपत्ति का निर्माण करते थे। याद रखना, पूंजीगत व्यय में से परिसंपत्ति का निर्माण होगा। और परिसंपत्ति में इंग्लिश में एसेट्स बोल रहे, एसेट्स नाम याद रखना, एसेट्स। हर वो चीज एसेट्स कहलाएगी जिसमें तुम्हें बेनिफिट होगा। हर वो चीज एसेट्स कहलाएगी जिसमें तुम्हें बेनिफिट होगा। मैंने बिल्डिंग खरीदी एक बार, मुझे बेनिफिट मिल रहा है बार बार। आज समझोगे बिल्डिंग से मुझे हर वो चीज वो एसेट्स कहलाएगी। मैंने कहा पूंजीगत व्यय से परिसंपत्ति का निर्माण हो। मैं चाहूँ तो जो बिल्डिंग है ना, मैंने खरीदी थी आज 40 लाख रुपए की दिल्ली के अंदर, जैसे मैंने उसके बाद मैंने 2 साल बाद बेची तो 80 लाख रुपए की बिल्डिंग, तो मुझे बेनिफिट हुआ नहीं हुआ? आज उसके बाद मैंने कहा 2 साल बाद बेची मैंने, तो पूंजीगत व्यय हुआ मेरा। आज तो पूंजीगत व्यय से हमेशा परिसंपत्ति का निर्माण। और जो परिसंपत्ति होना एसेट, हर उस चीज को परिसंपत्ति बोल लगे जिससे मिलने वाला बेनिफिट है वो लॉन्ग टर्म तक होगा, उस समय बेनिफिट होगा। हर वो चीज एसेट्स कहलाएगी। आज समझ में। तो जो एसेट्स होना वे लॉन्ग टर्म बढ़ते हैं। और जो पुराने लोग थे ना, वे हमेशा एसेट्स को ध्यान देते थे, परिसंपत्ति को। आज समझ में। आज भी तुम्हारे बाप दादा के पास जो जमीन होगी, तुम्हारे पापा के पास जो जमीन होगी, तुम्हारे पापा की खरीदी हुई, तुम्हारे पापा की खरीदी हुई है। आज समझ में। क्योंकि कितने अग्रेसिव लोग क्या करते थे? क्या करते थे? तो पुराने लोग सही थे गलत थे? मुझे एक बात ये बता दो, तो जो पुराने लोग थे सही थे गलत थे? जैसे मैं अगली लाइन बोल रहा हूँ, तुम्हारा स्टेटमेंट तुरंत चेंज हो रहा है। आज समझ में। ठीक। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पुराने लोग बोलो ना, आज भी हमारे पापा के जो हमारे पास 3 बीघा टुकड़ा जमीन का, वो हमारे पापा का दिया हुआ। हमारे बाप के पास इतनी मत बड़ी, तुम्हारे बाप के पास जो जो तुम्हारे पास संपत्ति होगी ना, वो तुम्हारे पापा की होगी, क्योंकि उन्होंने ये काम किया। दो अपने पेट काट काट कर उन्होंने बचाया, अपना पेट काट काट कर उन्होंने बचाया। कुछ नहीं करा, तुम्हारे लिए जोड़ते जोड़ते मर गए। क्यों? ताकि मेरे बच्चे सस्टेन कर सके। तो ये बात है, तुम्हारे सतत विकास पर ध्यान दिया, मेरे बच्चे सस्टेन कर सके। तो ये बात है, तुम्हारे नहीं, तुम्हारे पापा के विकास पर ध्यान दिया। तुम्हारे पेरेंट्स ना, तुम्हारे पापा, तुम्हारी पत्नी कोई परिसंपत्ति का निर्माण नहीं करा, जो कि एक अच्छी बात है मेरे लिहाज से। क्योंकि हर नई जनरेशन में बदलाव हो और सोच में बदलाव हुआ। उनका मानना आज जिंदगी है, कल को नहीं है। आज की जो जनरेशन है सबका मानना, इसलिए परिसंपत्ति का निर्माण नहीं करते, वे परिसंपत्ति का निर्माण नहीं करते, जो कि एक अच्छी बात है। आज जो आज की युग में जीतता, उसे नहीं पता कि कल का क्या होगा। तो 10 लाख का परोक्ष क्या फायदा संपत्ति का अर्जन करने का, जब मैं कल को जिंदा ही नहीं हूँ। तो आज की सोच में बदलाव आया। हर अगली सोच ना वो पुरानी सोच थी, जो कभी पढ़ते ही नहीं थे बिल्कुल। आज समझ में क्या पढ़ रखा है हमने? ये भी तो पढ़ रखा है कि अधिक से अधिक परिसंपत्ति का निर्माण नहीं करना चाहिए, धन का संचय करना चाहिए। ऐसे अधिक और लोग भी हैं जिनके पास रहने की छतरी है, तुम बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के छोड़ देते हो। तो अब नई जनरेशन में बदलाव आया, वो परिसंपत्ति का निर्माण बहुत कम करती है। आज नई जनरेशन में बदलाव आया, परिसंपत्ति का एसेट्स का निर्माण बहुत कम करती है। आज समझ लो, जब एसेट्स का निर्माण बहुत कम करती है, परिसंपत्ति का निर्माण बहुत कम करती है, ये एक पहचान है नई जनरेशन में क्या बदलाव आया। समझ में आया क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? इकोनॉमिक्स से बैठे हो, जिसे इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाने से वो एक बार घुसा चला जा, ऐसा लगे तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ कथा कहानियां और भाई जी खड़े को सुनना, बैठो शांति के साथ सुनना। तो जो पूंजीगत व्यय हुआ कितनी बार होगा? एक बार। और पूंजीगत व्यय किसका निर्माण हो? भारत के लोग भारत के जो लोग वे राजस्व व्यय की इच्छा करते हैं, पूंजीगत व्यय की इच्छा करते हैं। आज तो पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय
समझ में आया दोनों में अंतर? जिंदगी भर तुम्हें मिल जाएगा। आज के बाद की पूंजीगत वे क्या हो? ऑफलाइन क्लास का बेनिफिट हो, ऑफलाइन क्लास का ये बेनिफिट हो, यहाँ बैठ कर जो सुन लिया ना वो ताज जिंदगी याद रहा। एक बार भी नजर भी पड़ेगी ना किताब में पूंजीगत वे, राजस्व वे, अब इसे देखकर कभी डर नहीं लगना है। इसे बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बताओ ये बात समझ में आई नहीं है? कोई प्रॉब्लम? मैंने अमृत खरीद लिया एक बार, कितनी बार? और पिया मैंने बार बार, आया समझ में? और जब तक जैसा था मैं ऐसे ही रहेगा। अमृत कितनी बार खरीदा था मैंने? एक बार। तो कौन सा वे है? और पी रहा हूँ बार बार, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आ रही? मेरे पास टेबल है वाली टेबल रखी मेरे पास, खरीदी एक बार, बेनिफिट दे रही बार बार, लेकिन चार बार चारों तरफ चौकड़े बना के बैठ जाए, ऐसा नहीं बेनिफिट तो दे रही ना। ठीक, जब बोर्ड हुआ शाबाश वेरी गुड। बोर्ड कितनी बार खरीदा? एक बार। बेनिफिट कितनी बार दे रहा है? एक बार। मेरा माइक की वाला ऐसा समझ में, माइक खरीदा कितनी बार? एक बार। फैन शाबाश, लड़की कह रही फैन, फैन खरीदा एक बार, वाह बात है, लड़की कोई मेड इन चाइना ले आओ, वो लेकर लग केस ऐसा समझ में। तो बताओ मेड इन चाइना की जितनी वस्तुएं हम भी किस तरफ की ओर सारा करते हैं? राजस्व। इधर मतलब भारत के लोगों की इतनी मानसिकता, इकोनॉमिक्स पढ़ने वाला छात्र यही कहेगा। अब घर में जाना आज बताओगे ठीक मुझे ना पूंजीगत वे करना है मम्मी जी, अच्छा अभी बजना शुरू, गाली देने सीखी थी कटो समझ में। इकोनॉमिक्स का छात्र ऐसे बात करता है, ऐसा बोले मुझे राजस्व वे पसंद नहीं है, मैं पूंजीगत वे करना चाहती हूँ। आजकल की जो जनरेशन है उसको राजस्व वे पसंद है, ऐसा बोले। आजकल की जो जनरेशन है ना, मेरे जैसे जनरेशन, मैं जो मोबाइल फोन लेके आया था ना, मैं सोच लेता हूँ पहले हेलो मोहतरमा आप इस साथ बात कर लो, फोन कर मोबाइल फोन लेकर आता हूँ ना मैं, हर नहीं सोचो बदलाव आ रहा। मेरे भाई के साथ लड़ाई बजती थी, वो बता क्या कहते थे? वे ये कहते थे कि तुम इतने पैसे क्यों खर्च करते हो। ये मेरा खर्चा देखते थे ना डर जाते थे, क्योंकि मैं भरमार मात्रा में पैसा खर्च करता था, बहुत जबरदस्त पैसे तरीके से। जहाँ 10 उड़ते थे मैं 20 उड़ाता था, जहाँ 100 लगते थे मैं 200 देख चल जाता। मैं कभी के साथ तोल भाव मोल नहीं करा बिल्कुल, ये मेरा बेनिफिट था। आज समझ मेरी सोच रही है हमसे, सुन तो पहले ध्यान लगाएगा। तो बता क्या कहते थे, एक बार एक पैंट लेने चले गए, दोस्त थे बहुत सारे, और उस पैंट के अंदर ना, उस पैंट को खरीदते खरीदते उसने पूरे जितने पैंट थे ना उसके 500-600 पैंट होगी सारी खरीदी। उसके बाद परेशान होने के बाद ना वो पैंट वाला पता क्या है, पूरी जिंदगी एक ही पैंट पहना है, पूरी जिंदगी एक ही पैंट पहनने लगा। उसकी सोच आया समझ। और मेरा वहां बहुत मूड खराब हुआ, क्योंकि मुझे समय की वैल्यू, आज की जो जनरेशन है समय की वैल्यू पता, और जिस समय की वैल्यू पता ना आया समझ में, तो पैसे नहीं देखने का, जल्दी खर्च करके आगे बढ़ जाओ। आया समझ में। मैंने कहा मोबाइल फोन लेगा तो मोबाइल हर चीज को खरीदते हुए सोचू था पता क्या, ये पूरी जिंदगी की मोबाइल फोन चलाना क्या, एक साल से पहले लिखा दूंगा। तो सोच में बदलाव हो रहा नहीं हो रहा? आया समझ में, सोच में बदलाव हो रहा। इसका मतलब आज की जनरेशन पुरानी जनरेशन से बिल्कुल अलग। और पुराने आदमी को देख लो, एक ही वस्तु को देख बार बार होते रहेंगे, तेने मेरा ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, फलाना था, ढिमका था। आया समझ में। अब इसी संदर्भ को लेकर हमारा घर वालों का भी सोच बदला। आया समझ में। जब मैंने उनके सामने डायलॉग मारा ना, मैंने कहा तुम पूरी जिंदगी इसी गाड़ी में चलाओगे क्या, सार्वजनिक हित में लगाओ ना इस पर, फिर दूसरी गाड़ी आ गई। सोच बदला नहीं बदला? तो मैंने कहा इस नई जनरेशन का, तो मेरे घर वाले भी मान चुके इसे ना राजस्व भी पसंद है, पूंजीगत भी पसंद नहीं है। ऐसा समझना, ये नई जनरेशन की पहचान है। अगर तुम अब भी पूंजीगत वे की इच्छा रखते हो ना, तुम पूंजीगत वे करने की कोशिश करते हो, मैं राजस्व वे करता हूँ। ऐसा समझ, मैं ऐसा मान के चलता हूँ ये बेनिफिट देगा ना मुझे, एक साल से तुम साइड कर दोगे। तो कोई भी इंस्टॉलमेंट उपकरण हो, चलो साइड में कर दो, काम करने। आया समझ में? कोई दिक्कत? तो तुम कौन सी इच्छा करते हो भाई, जो तुम मुझे बता दो, आप कौन सी इच्छा करते हो, पूंजीगत वे राजस्व? अपने जीवन में कौन सा वे अपनाना चाहती हो? पूंजीगत वे? आप? तेरा तरह से मुझे पहले ही पता था, तो बता। पूंजीगत वे? ओहो, कौन सा? मेरे बच्चा बकवास नहीं है, पूंजीगत वे राजस्व? क्योंकि पता क्या हुआ था, सोच अभी रुक जा मैडम, चुप हो जाओ। आप बताओ कौन सा वे, पूंजीगत वे राजस्व? दोनों एक अपनाना है, मतलब दोनों तो दोनों ही पड़ते हैं।
जो हमने पूछा है ना आपसे सिर्फ एक बताना है, इसमें से कौन सा बताना है, बताइए आप। कौन सा? राजस्व। शाबाश, वेरी गुड। सोच बता नई जनरेशन। आप बताओ। तो वर्तमान की स्थिति है मतलब अनुसार ना पूंजीगत वे ठीक है। आप बताओ। अभी तो पूंजीगत बेसिक है, जब अपना आप बन जाओगे ना, तो देखो नहीं तो करके रहोगे निकल यहाँ मेरी चाय ले लो। पूंजीगत वे कुछ राजस्व है। और मेरा आंसर पता क्या है? मुझे मतलब क्या पसंद है, हकीकत बताऊं, दोनों में मुझे कोई सही पसंद नहीं हमें कोई भी पसंद है। अब समझ में आ रहा है। अब तुम्हारे स्टेटमेंट दोनों सबके चेंज होंगे। मैंने कहा आंसर में तुम्हारे मुख से निकला। मैं सोचो, मैंने कहा मैं तुम्हारी सबकी सोच देख लूं कैसी। ए राजस्व, चुप हो जाओ। पूंजीगत वे और राजस्व, लेकिन भारत के अधिकांश लोगों को देखा गया कि पूंजीगत वे की इच्छा करते हैं। उनका मानना, और यूरोपियन कंट्री के जितने भी लोग हैं ना बाहर के, वे राजस्व की इच्छा करते हैं। ऐसा मानना कि पूरी जिंदगी उनके पास सही चीज नहीं रहने वाली, ऐसा मानना 1 साल से पहले उन्हें छोड़ के चली जाती है। सबसे ज्यादा तलाक भी यूरोप में होते हैं। आया समझ में? सबसे ज्यादा तलाक भी यूरोप में होते हैं। वे राजस्व, सुन तो रहे, वे राजस्व की इच्छा करते हैं। सोच में मतलब आ रहा है सर, ये बताओ तो मैं सुनना मान लगा, चुप हो जाओ। पूंजीगत वे ना, चुप हो जाओ। आज में इसे तुम्हें भारत की जो मूवी दिखाई देगी ना, गाने वैसे बन देगा। 7 जन्मों का नाता है, मुझे कुछ नहीं आता है। मजा आया नहीं पूंजीगत वे राजस्व? हेलो, पूंजीगत वे राजस्व मजा आया नहीं आया? कोई दिक्कत है तक? समझ में आया? अच्छा लग रहा है? इसमें सब लिखा हुआ नोट्स मुझे तुम्हें भेज दिया जाएगा, ठीक? एक लाइन और तुम लोग अब तो अभी तो आपके बारे में बात चल रही थी, और जो ना आपके लिए सही है वही देश के लिए सही है। क्या कहा मैंने? आपको कौन सा वे पसंद है? और मुझे राजस्व पसंद है। आज समझ रही मेरी थोड़ी विचारधारा है। आज मैं बताऊंगा क्यों आगे चलते हुए। तो पूंजी सुन लो, एक तो पूंजीगत वे हो, चुप हो जाओ, एक राजस्व हो। तो जो आपके लिए सही होगी किसके लिए सही है? पूंजीगत वे कितनी बार होगा? एक बार। ठीक। और राजस्व कितना बार होगा? तो देश की देख रेख, जो देश की देख रेख करनी हो वो राजस्व मांगे या पूंजीगत वे मांगे? अगर देश का सुधार करना हो, सड़क बनानी हो, रेलवे ट्रांसपोर्ट बेहतर करना हो, मेट्रो बनवानी हो, तो कौन से मांगा? आया समझ में? जब जिस बनाने में 2-3 साल लग जाएंगे, फिर बेनिफिट भी लंबे समय तक देगा, तो पूंजीगत वे होगा। तो बताओ पूंजीगत वे कितनी बार? एक बार। राजस्व कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब सवाल कि नेशनल इनकम किसे कहते हैं? आपने नाम सुना होगा, राष्ट्रीय आय। नाम सुना? राष्ट्रीय आय का नाम सुना ना? तो कल हम समझेंगे कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। क्या समझेंगे? राष्ट्रीय आय, इसे बोलते हैं नेशनल इनकम। जो राष्ट्रीय आय है ना, ये कैसे ज्ञात करते हैं? इसे ज्ञात करने की 3 ही विधियां। अभी तुमने जाना, जो उत्पादन हो, एक तो उत्पादन हो, एक क्या हो? आय, एक क्या हो? तीनों के दिन हमेशा क्या होंगे? कितनी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अगर मैं कहने लगूं ना कि राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की एक तो विधि उत्पादन विधि, राष्ट्रीय आय तुम आय विधि से ज्ञात कर सकते हो, राष्ट्रीय आय तुम व्यय विधि से ज्ञात करते हो। राष्ट्रीय आय, देश की इनकम कितनी। जब तुम देश की इनकम पढ़ोगे ना तो तुझे समझ में आने का कि हम देश की इनकम कितनी, देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी, क्या हो देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी, तो देश की प्रति व्यक्ति आय तुम समझ में आएगी। जब मैं दूसरे देशों के साथ तुलना करूंगा तो तुम तुरंत समझ में आएगा, ओहो भारत की स्थिति इतनी खराब है। ठीक, अभी तुम्हें उदाहरण देता हूँ और बताता हूँ, तो अच्छा लगा। अभी मैंने डाटा लिखा था, पता क्या लिखा था? भारत में ना 22%, सुन लो ध्यान रहेगा, भारत में 1000 लोगों को ना 1000 भारत में अगर 1000 लोगों ना मात्र 16 लोगों के पास कार है। हाँ, अंदाजा लगा लो। और अमेरिका का ना 1000 मतलब 432 लोगों के पास कार है।
आया समझ में? कितनी बार बताया, अमेरिका के अंदर जो लोग भोजन करते हैं ना, और भारत के अंदर जो लोग भोजन करते हैं, वहां के जो कुत्ते भोजन करते हैं ना, यहाँ भारत के जो लोग भोजन करते हैं, लगभग दोनों बराबर है। यानी आंकड़े बताते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ तुम। आया समझ में? कि भारत की आलोचना नहीं कर रहा, यहाँ पर बता रहा यहाँ का जीवन स्तर गुणवत्ता में कितनी कमी है, सोच सकते हो। प्रति व्यक्ति यानी प्रति 1000 पुरुषों बनो, वहां 1000 लोगों को 16 कार्य भारत में, और वहां 432 कार्य। सोच सकते हो हम कितना पीछे। आया समझ में? कितनी कार्य? ठीक। और जब मैं तुमको बताऊंगा ना, भारत का ना प्रति व्यक्ति आय $1800। कितना? $1900। 1900 प्रति व्यक्ति आय भारत में, एक व्यक्ति आय $1800। अभी नहीं समझ में आया हो? और जैसे मैं अगला आंकड़ा तुम्हारे सामने रखूंगा ना, तुरंत समझ में जाएगा। अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय $45,000। आया समझ में? अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय $45,000। अंदाजा लगा सकते हो वहां का इंसान कितना है। आया समझ में? ठीक। इतना ही नहीं, और देखने तुम भारत की दुर्दशा क्या है, वो तुम आंकड़े पढ़ते हो और लिखते हो भूल जाते हो। यहाँ के द्वारा बताया गया आंकड़ा जिंदगी में कभी नहीं भूला जाता। तो इस मुख से जो बातें बताई जाएगी ना, वो एक एक बात इंपोर्टेंट हो और तीर की तरह चुभनी चाहिए तुम्हें। नहीं चुभोगी ना तो कठिनाई पैदा कर देगी तुम्हारे जीवन का। आया समझ में? इसलिए मेरी बातें बच्चों के दिल को बहुत ज्यादा लगता है। कुछ 2-3 आंकड़े बताए तुम और तुम्हें हैरान कर दिया होगा। पता लगा भारत में कितनी बुरी तरह दुर्दशा, और फिर भी भारत के ये तो बताया ना तुम 1000 पुरुषों को 16 कार है। अब अंदाजा लगा लो भारत के अंदर ना, अब भी दिल्ली के अंदर सब चीज इतने साल हो गए काम चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर। आज भी भारत के अंदर ना, जो दिल्ली जैसा शहर है, भारत जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, वो भी रेड लाइट मुक्त नहीं हुआ। आज भी वहाँ रेड लाइट है। अगर किसी शहर के अंदर, सिटी के अंदर रेड लाइट है ना, समझ जाओ वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है आज तक। वहाँ कारें रुकती है और रुकने में टाइम नहीं वेस्ट होता। इतना भी टाइम बचाना चाहिए। अमेरिका के अंदर एक भी रेड लाइट नहीं है, कुछ स्थान रहो। सोच सकते हो वहाँ कारें रुकने की जरूरत नहीं पड़ती। रुकते क्यों? इधर तक कारें आ रही है, इधर से कारें आ रही हो, इनको क्रॉस करना हो मतलब ही नहीं बैठता, ऊपर हो गया क्या सीधा, रेड लाइट मुक्त कर दिया। अब दिल्ली सरकार ने पॉलिसी बनाई ऐसा करेगी 2030 तक, 2025 तक नई नई नीति लागू हो रही। सोच सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ी चीज है, संरचना। बस आज तुम ये बातें करना, सुनो ध्यान में। पहले राष्ट्रीय आय पर बात करने वाले, राष्ट्रीय आय में बात करें थोड़ी थोड़ी जगह लगी सर, पहले को राष्ट्रीय आय समझ लेंगे, फिर प्रति व्यक्ति आय इसके साथ समझ लेंगे। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? देश की इनकम किसे बोलते हैं? उसके बाद राजस्व समझ रहे हो ना, पूंजीगत व्यय, परिसंपत्तियां समझने किसे कहते हैं? पूंजीगत व्यय किसका निर्माण हो? आज तुम्हें राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय ये सब तुम अपने व्यवहार में ले करना। इतना व्यवहारिक बना देना, जब भी तुम बातचीत कर रहे हो ना, ये मेरा पूंजीगत व्यय है, ये मैं आज पेन लेके आई हूँ, ये पेन लेके आया हूँ, ये मेरा कौन सा व्यय है? राजस्व व्यय। ये मैं कॉपी लेके आई हूँ तो मुझे पूंजीगत व्यय करना है, मुझे राजस्व व्यय करना है। इतना व्यवहारिक बना देना कि तुम्हें रिविजन करने की जरूरत नहीं पड़े, तुम्हारी बातचीत में जा इकोनॉमिक्स। आया समझ में? ओके। कड़ा कितनी बार खरीदना है? एक बार। बेनिफिट कब तक रहेगा? बार बार। समझ में आया नहीं बात है? बेनिफिट करेगा बार बार, कोई दिक्कत नहीं है तो समझ जाओ। तो बेनिफिट मिलने वाला बार बार, तो ये बताओ कड़ा खरीदा एक बार, बेनिफिट मिलने वाला बार बार, इसका क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब होगा जो कड़ा हमारा पूंजीगत, कड़े पे किया गया जो खर्चा ना पूंजीगत। ऐसा जब किसी के पास टाइम हो तो कड़ा ला देना मुझे, अच्छा इतना बड़ा कड़ा चाहिए मुझे, नहीं तो स्टेटस लगाने वाला होगा। समझ गए? दीदी को जाना होगा। अच्छा लग रहा था? आज इसे यही रोकते हैं। तो पूंजीगत व्यय राजस्व के बाद वीडियो टॉप साइड